हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी एलटी ग्रेड विज्ञान हेतु इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा। आज का टॉपिक है हमारा बैक्टीरिया। इससे पहले हमने जूलॉजी बॉटनी के प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी वीडियो डाली थी, और हमारा जो उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी करके प्लेलिस्ट बना है उसमें भी हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, पीवाईक्यूज के रिगार्डिंग, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारी वीडियो सीरीज वाइज देखिए। तो चलते हैं, आज हम बैक्टीरिया के कुछ एमसीक्यू करेंगे और बोथ लैंग्वेज ट्राई करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दें। ठीक है, पहला प्रश्न है आपके सामने। कसाबिका फ्लैजिला की संख्या और स्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलेरी क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कॉलेरी इज क्या है? एट्रियोकस, एम्फीट्रिकस, मोनोट्रिकस या फिर सिफेलोट्रिकस। और अंत में आप कमेंट बॉक्स में बताना आपका स्कोर क्या रहा, और यदि आपको अभी भी मीडियम में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी क्लियर करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका मोनोट्रिकस। क्या है? मोनोट्रिकस, ऑप्शन नंबर सी। एक ही जगह लगा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश बात एक ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे की ओर देखते हैं। करेक्ट आंसर हमारा मोनोट्रिकस हो गया। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं। कसाबिका जो फ्लैजिला की संख्या है और स्थिति के आधार पर विब्रियो कॉलेरी जो है वो मोनोट्रिकस है। ठीक है, फ्लैजिला बैक्टीरिया में गति करने के लिए उपांग होते हैं, यानी बैक्टीरिया में चलने के लिए जो उसके अपेंडेजेस उपांग है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं। और ये फ्लैजिला किसका बना होता है? फ्लैजिलीन का। ठीक है, फ्लैजिलीन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह एक खोखली नली जैसा होता है। कैसा होता है? खोखली नली जैसा, और 20 नैनोमीटर मोटा होता है। इसमें एक तीखा मोड़ होता है और हुक जैसा दिखता है। जब बैक्टीरिया के केवल सिरे ध्रुवों पर एक ही फ्लैजिलम मौजूद है, यानी हेड पर क्या होगा? एक ही फ्लैजिलम मौजूद होगा, तो उसे हम मोनोट्रिकस कहते हैं। उदाहरण के लिए विब्रियो कॉलेरी। जबकि एम्फीट्रिकस में क्या होगा? दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजिलम होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्फीट्रिकस। तो याद रखना है, दोनों सिरों पे क्या होगा? एक एक अगर फ्लैजिलम होगा तो एम्फीट्रिकस। इसका उदाहरण क्या है? एल्केलिजेंस फैक्युलिस। ठीक है, यही चीज इंग्लिश में लिखी है, देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कॉलेरी इज मोनोट्रिकस. Flagella are appendages for movement in bacteria. The bacterium flagellum is made up of a protein called flagellin. It looks like a hollow tube and is 20 nanometer thick. It has a sharp bend which looks like a hook. Bacteria can be classified on the basis of flagella. In monotrichous flagella, a single polar flagellum is present. For example, Vibrio cholerae. In Amphitrichous flagella, a single flagellum is present on both sides. Example, Alcalizens faecalis. ठीक है, तो इसका आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा होगा। देखिए, मोनोट्रिकस में आपको हेड की ओर एक ही फ्लैजिला दिख रहा होगा, एम्फीट्रिकस में दो दिख रहा होगा, सिफेलोट्रिकस में एक ही साइड आपको दो दिख रहा होगा, पेरीट्रिकस में बहुत सारे हैं। ठीक है, लोफोट्रिकस में बहुत सारे हैं लेकिन दोनों साइड पे, हेड पे। ठीक है, और आपका जो है एट्रिकस, उसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न, पहला प्रश्न। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में राइजोबियम द्वारा जड़ ग्रंथिकाएं, रूट नोड्यूल्स नहीं बनती है? यानी इनमें से कोई एक ऐसा पौधा है जो राइजोबियम द्वारा, जिसकी जड़ों पे क्या बोलते हैं? गांठें नहीं बनती है। रूट नोड्यूल्स जिसे हम गांठें भी कहते हैं, जड़ ग्रंथिकाएं नहीं बनती है। देखिए, जो कैजेनस कैजन है अरहर, सीसर एरिटिनम चना, ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन, इन तीनों में राइजोबियम ही क्या बनाता है? रूट नोड्यूल्स बनाता है। ये कैजुएरिना ग्लौका जो है, इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंग्लिश में भी वही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम? तो क्या होगा आपका? कैजुएरिना ग्लौका। क्यों होता है फिर ऐसा, उसको देखते हैं। कैजुएरिना ग्लौका पौधे की जड़ ग्रंथिकाएं राइजोबियम द्वारा नहीं बनती है।
राइजोबियम एक सहजीवी बैक्टीरिया है, सहजीवी यानी सिम्बायोटिक, जो फलीदार लेग्यूमिनस पौधों जैसे अरहर, चना, सोयाबीन में जड़ ग्रंथिकाएं बनाता है। कैजुएराना ग्लौका गैर फलीदार एंजियोस्पर्म है, जिसकी प्रजातियां मिट्टी से फ्रैंकिया जैसे एक्टिनोमाइसेट जीव के आक्रमण के जवाब में जड़ ग्रंथिकाएं बनाने में सक्षम है, राइजोबियम के नहीं। ठीक है, तो यही आपका इंग्लिश में लिखा है सुनना। कैजुरिना ग्लौका प्लांट रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम, यानी जो आपका कैजुरिना ग्लौका का पौधा होता है उसकी जड़ ग्रंथिकाएं राइजोबियम द्वारा नहीं बनती है। ठीक है, राइजोबियम इज सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फॉर्मिंग रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट। तो ये जो आपका राइजोबियम है, ठीक है, राइजोबियम है, ये आपका सिम्बायोटिक होता है, सहजीवी है, सहजीवी बैक्टीरिया है। ये सिर्फ आपके लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स को बनाता है, जैसे पिजन पी, चिक पी, सोयाबीन। ठीक है, कैजुरिना ग्लौका इज वन ऑफ द जॉनर ऑफ नॉन लेग्यूमिनस एंजियोस्पर्म। तो ये क्या है, नॉन एंजियोस्पर्म का एक प्रकार है। हुज स्पीसीज आर capable for forming root nodules in response to invasion from the soil by an actinomycetes like organism Frankia, not rhizobium। ठीक है, तो ये आपका जो एक्टिनोमाइसीट जीव के आक्रमण पर ही क्या बनाता है, उसके जवाब में क्या बनाता है, रूट नोड्यूल्स बनाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की क्या विशेषताएं। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपोर्टेंट। आप नोटबुक और पेन लीजिएगा और नोट कीजिएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की विशेषता क्या है। कोशिका भित्ति में टेकोइक एसिड की उपस्थिति, कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन का उच्च प्रतिशत, लिपिड का कम प्रतिशत, या उपरोक्त सभी या सभी। इसी को इंग्लिश में लिखा है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड एंड सेल वॉल, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स इन सेल वॉल, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, या ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी या फिर ऑल ऑफ अबव। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है उसमें सारी चीजें होती है। कोशिका भित्ति में टेकोइक एसिड की उपस्थिति भी होती है, कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन का उच्च प्रतिशत भी होता है, और लिपिड का कम प्रतिशत भी होता है। ठीक है, अब डिटेल में देखेंगे। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है। इनकी मुख्य विशेषताएं, कोशिका भित्ति में टेकोइक एसिड की उपस्थिति, कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन की बहुत अधिक मात्रा लगभग 70 से 80%, और लिपिड की बहुत कम मात्रा। इसलिए दिए गए विकल्पों में क्या होगा, सारी जो विशेषताएं हैं सही है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड इन द सेल वॉल, हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, इन द सेल वॉल, थिक लेयर एंड लो परसेंटेज ऑफ लिपिड। Therefore, all the given statement accurately describe gram positive bacteria। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, पेरी प्लाज्मिक स्पेस दिख रहा होगा ऊपर पे, पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, अब देखिए पेप्टिडोग्लाइकेन की कितनी मोटी परत है ना ऊपर ग्राम पॉजिटिव में, जबकि आप ग्राम निगेटिव में देखेंगे तो कितनी पतली है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, फिर आप पेरी प्लाज्मिक स्पेस देखिए, फिर पेप्टिडोग्लाइकेन देखिए, और सबसे बाहर पे क्या आपका आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैक्टीरिया में जब कई कशाभिकाएं यानी फ्लैजिला केवल एक ही ध्रुव सिरे पर मौजूद होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए, इन बैक्टीरिया व्हेन मैनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज। देखे थे अभी, ध्यान दिया था आपने वीडियो में कि जो ऊपर पे आपको फ्लैजिला दिख रहे थे, मैंने आपको दिखाए थे ना बहुत सारे बैक्टीरिया, उसमें फ्लैजिला एक ही पोल साइड पे बहुत सारे कहाँ थे, या तो आपके हेड में कह लो या टेल में कह लो, लेकिन बहुत सारे होंगे एक साइड पे। कौन सा था इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन है आपके मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, लोफोट्रिकस, या फिर पेरिट्रिकस।
तो इसका राइट आंसर है आपका लोफोट्रिकस। क्या है? लोफोट्रिकस। अब देखिए ऊपर की ओर चलते हैं और यहाँ पे आपको लोफोट्रिकस दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत सारे हेड पे है ना लोफोट्रिकस के, इधर पे भी है, इधर पे भी है, देखिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लोफोट्रिकस। लोफोट्रिकस बैक्टीरिया के एक या दोनों सिरों पर फ्लैजिला का एक गुच्छा टफ्ट होता है। उदाहरण स्पाइरलम वॉलेंटस या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये कई फ्लैजिला एक ही स्थान पर स्थित होते हैं और बैक्टीरिया को एक सही दिशा में ले जाने के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, लोफोट्रिकस बैक्टीरिया हैव अ ग्रुप ऑफ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड और पोल, एग्जांपल स्पाइरलम वॉलेंटस। Lophotracheus bacteria have multiple flagella located at the same spot on the bacterial surface. Example Helicobacter pylori, which act in concert to drive the bacteria in a single direction. वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया को एक दिशा में ले जाने के लिए साथ काम करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग्स टू माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया? बताइए। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्की बैक्टीरिया। क्या? आर्की बैक्टीरिया। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया जो मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं आर्की बैक्टीरिया समूह के अंतर्गत आते हैं। आर्की बैक्टीरिया सबसे प्राचीन जीवित जीव है जो दलदली क्षेत्रों, गाय, भैंस जैसे जुगाली करने वाले जानवरों के पेट आदि जैसी अत्यधिक कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं। ये बायोगैस मीथेन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जो मैथेनोजेनिक बैक्टीरिया है बिलोंग्स टू द डोमेन आर्किया बैक्टीरिया। आर्किया बैक्टीरिया इज आर्की बैक्टीरिया आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया नोन फॉर लिविंग इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स। मैथेनोजेंस specifically live in anaerobic conditions such as marshy areas and the gut of ruminant animals, cows, buffaloes, where they are responsible for the production of methane. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये जो मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया है ये मीथेन गैस के उत्पादन करते हैं और आर्की बैक्टीरिया समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया क्या है? सबसे प्राचीन जीव है जो दलदली क्षेत्रों में गाय भैंस जैसे जुगाली करने वाले के जानवरों के पेटों में, ठीक है, कठोर स्थितियों में जीवित रह सकते हैं और ये क्या करते हैं? मीथेन गैस के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 6। बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में कौन सा पाया जाता है? क्या पाया जाता है होना चाहिए यहाँ पे? बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में क्या पाया जाता है जो वानस्पतिक कोशिका वेजिटेटिव सेल में नहीं होता है? विच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल। यानी बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है लेकिन वानस्पतिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या होता है फिर ऐसा? म्यूरेमिक एसिड, डीपीकोलिनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डीपीकोलिनिक एसिड। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डीपीकोलिनिक एसिड डीपीए बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में पाया जाता है ना कि वानस्पतिक कोशिका में। यह रासायनिक यौगिक है जो बैक्टीरियल एंडोस्पर्म के ताप प्रतिरोध हीट रेजिस्टेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जीवाणु बीजाणु के शुष्क भार का 5% से 15% तक होता है। डीपीए कैल्शियम Ca डाई पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है? Ca डाई पॉजिटिव आपने देखा ही होगा, कैल्शियम डाई पॉजिटिव, तो Ca डाई पॉजिटिव ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयनों को बांधने की अपनी क्षमता के साथ बीजाणु कोर के निर्जलीकरण और खनिजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या है? रासायनिक यौगिक है, बैक्टीरियल एंडोस्पर्म के ताप प्रतिरोध हीट रेजिस्टेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, डीपीकोलिनिक एसिड is found in the endospore of bacteria not in the vegetative cell. It is a chemical compound
which plays a role in the heat resistance of bacterial endospores. It composes 5% to 15% of dry weight of bacterial spores. यानी कि ये जो बीजाणु हैं इनके शुष्क भार का 5% से 15% तक होता है. ठीक है. DPA with its ability to bind and chelates Ca dipositive यानी कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयंस play a key role in dehydration and mineralization of spore core. ठीक है. बीजाणु कोर के निर्जलीकरण और खनिजीकरण में भी ये क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7. निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित विषाक्त पदार्थ है, यानी फूड बॉर्न टॉक्सिन है. और ऑप्शन है आपके टिटनेस टॉक्सिन, बोटुलिनस टॉक्सिन, हेजा टॉक्सिन या डिप्थीरिया टॉक्सिन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड बॉर्न टॉक्सिन. क्या है बताइए. कितने प्रश्न आपको आते थे बताना कमेंट बॉक्स में. ठीक है. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बोटुलिनस टॉक्सिन. क्या है, बोटुलिनस टॉक्सिन. चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. बोटुलिनस टॉक्सिन एक खाद्य जनित विषाक्त पदार्थ है. खाद्य जनित बोटुलिज्म एक गंभीर और संभावित रूप से घातक बीमारी है जो दूषित खाद्य पदार्थों में बनने वाले शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन बोटुलिनस टॉक्सिन के अंतर्ग्रहण खाने के कारण होती है. ये जीवाणु क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा निर्मित होता है. आमतौर पर पौधों, मिट्टी, पानी और जानवरों की आंतों में पाया जाता है. घर का बना डिब्बाबंद संरक्षित या किण्वित यानी फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ इसका सामान्य स्रोत है. ठीक है. तो बोटुलिनस टॉक्सिन क्या है, एक खाद्य जनित विषाक्त पदार्थ है, गंभीर और घातक बीमारी है जो दूषित खाद्य पदार्थों में बनने वाले शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन क्या नाम है, बोटुलिनस टॉक्सिन के अंतर्ग्रहण खाने के कारण होती है. यह जीवाणु कौन सा है फिर, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. या आना चाहिए हाँ, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. इससे क्या होता है, बोटुलिनस टॉक्सिन निकलता है. तो इसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं. बोटुलिनस टॉक्सिन इज अ फूड बॉर्न टॉक्सिन. फूड बॉर्न बोटुलिज्म इज अ सीरियस पोटेंशियली फैटल डिसीज caused by ingestion of potent neurotoxin. The botulinum toxins formed in contaminated foods. It is produced by the bacterium Clostridium botulinum, commonly found on plants, in soil, water, and the intestinal tracts of animals. Homemade, canned, preserved, or fermented foodstuffs are common source of foodborne botulism. ठीक है. इसका आपका ये डायग्राम भी है, आपसे डायग्राम भी पूछ सकता है कभी कभी. सिर्फ नॉर्मल आपको चित्र दे दिया और ये क्या है करके 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको याद होना चाहिए बोटुलिज्म, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. आगे की ओर देखते हैं. प्रश्न संख्या 8 है. वह प्रक्रिया जिसमें बैक्टीरियल जीन सेक्स फैक्टर के हिस्से के रूप में दाता से प्राप्तकर्ता तक प्रेषित होते हैं क्या कहलाते हैं. The process where bacterial genes are transmitted from donor to recipient as part of the sex factor termed, उसको क्या कहते हैं, संयुग्मन, सेक्सडक्शन, रूपांतरण या पारक्रमण, कंजुगेशन, सेक्सडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसडक्शन. क्या कहते हैं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्सडक्शन. ठीक है. ऑप्शन नंबर बी, सेक्सडक्शन. वह प्रक्रिया जिसमें बैक्टीरियल जीन सेक्स फैक्टर के भाग के रूप में दाता से प्राप्तकर्ता तक प्रेषित होते हैं. यानी एक ऐसा जीन फैक्टर है बैक्टीरियल का, जीन सेक्स फैक्टर के भाग के रूप में वो क्या करते हैं, दाता से प्राप्तकर्ता तक क्या होते हैं, प्रेषित होते हैं. सेक्सडक्शन कहलाती है. यह एफ फैक्टर द्वारा संपन्न होता है जो गुणसूत्र के एक टुकड़े के साथ जीवाणु गुणसूत्र से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है. सेक्सडक्शन पुनर्संयोजन रिकॉम्बिनेशन की उच्च दर प्रदान करता है. इसे एफडक्शन के रूप में भी जाना जाता है. ठीक है. द प्रोसेस वेयर बैक्टीरियल जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट एज पार्ट ऑफ द सेक्स फैक्टर इज टर्म्ड सेक्सडक्शन. It is realized by the F factor which is released independently from a bacterial chromosome along with a fragment of the chromosome. Sexduction offers a high rate of recombination
इट इज ऑल्सो नोन एज एबडक्शन। ठीक है, सेडक्शन पुनर्संयोजन की क्या करता है, उच्च दर को प्रदान करता है, इसी को हम एबडक्शन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन? किसकी बनी होती है फिर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बैक्टीरिया। किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। यह जीवाणु कोशिकाओं के लिए एक आवश्यक सुरक्षात्मक परत है जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों जीवाणु कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली को घेरती है। पेप्टिडोग्लाइकेन बहुलक कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की एक कठोर, अत्यधिक संरक्षित जटिल संरचना है। यह कोशिका भित्ति की मजबूती के लिए जिम्मेदार है। इसे म्यूरिन भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट है लास्ट लाइन, इसे क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कहते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हैज अ सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इट इज एन एसेंशियल प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर बैक्टीरियल सेल्स that encapsulates the cytoplasmic membrane of both gram-positive and gram-negative bacterial cells. Peptidoglycan is a rigid, highly conserved, complex structure of polymeric carbohydrates and amino acid. It is responsible for the strength of cell wall. Peptidoglycan is also known as murin. तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको नोट कीजिए। इसे क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिन। ये कोशिका भित्ति की मजबूती के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, ये किसके लिए? जो पेप्टिडोग्लाइकेन है किसके लिए? कोशिका भित्ति की मजबूती के लिए जिम्मेदार है। पेप्टिडोग्लाइकेन बहुलक होते हैं कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड की एक कठोर, अत्यधिक संरक्षित जटिल संरचना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों जीवाणु कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली को क्या करते हैं? घेरते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? यानी द टर्म एंटीबायोटिक वॉज कॉइन्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या सैलमन वॉक्समैन। किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैलमन वॉक्समैन। ठीक है, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1943 में सैलमन वॉक्समैन द्वारा सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पादित ठोस या तरल पदार्थ के लिए किया गया था। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक के आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक के। और एडवर्ड जेनर एक चिकित्सक और चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके के आविष्कारक है। इन्हें इम्यूनोलॉजी के पिता भी कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताइए? एडवर्ड जेनर को। ठीक है, द टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड या यूज्ड इन 1943 बाय सैलमन वॉक्समैन फॉर अ सॉलिड और लिक्विड प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द इन्वेंटर ऑफ एन एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, who was a Scottish scientist, drug maker. Edward Jenner is a physician and inventor of smallpox vaccine. Jenner is known as a father of immunology. ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 11। पेप्टिडोग्लाइकेन किसमें कोशिका भित्ति की प्रमुख घटक है? किसमें है फिर? पेप्टिडोग्लाइकेन किसमें कोशिका भित्ति की प्रमुख घटक है? उस टाइम मैंने तभी कहा था आपसे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को अच्छे से देख लो। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की है, रिकेट्सिया की है या कृमि की है? प्रोटियोग्लाइकेन्स आर मेजर सेल वॉल कंपोनेंट्स इन। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। किसमें? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के प्रमुख घटक है। ग्राम स्टेनिंग परीक्षण में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट बैगनी रंग धारण करते हैं क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकेन की बहुत मोटी परत होती है।
तो अब आप ऊपर जाइएगा और वहाँ देखना कि जो पॉजिटिव होगा उसमें पेप्टिडोग्लाइकिन की क्या होगी, बहुत मोटी परत होती है, जबकि जो बैक्टीरिया बाद में गुलाबी रंग धारण करते हैं उन्हें ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। इनमें पेप्टिडोग्लाइकिन की परत पतली होती है। ठीक है, तो बस इतना था, सिंपल था। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। In the gram staining test, bacterial group is colored in crystal violet color. On the basis of physical and chemical property of the cell wall, some bacterial groups acquire a purple color, gram positive, and some remain colorless initially, which later take a pink color, gram negative. ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, आपका प्रोटीग्लाइकेन्स नहीं होगा, पेप्टिडोग्लाइकेन्स होगा, ये मिस्टेक है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण क्या होता है? इन प्लांट्स एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स कॉजेज। देखिए, आप अभी तक कोई भी एक सिंपल प्रश्न नहीं आया, सब एक से एक आपके टफ प्रश्न ही कह सकते हैं। ठीक है, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण क्या होता है? रूट्स रॉट होता है, रूट प्रोलिफरेशन होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, या नोड्यूल फॉर्मेशन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़ प्रसार, जिसको हम रूट प्रोलिफरेशन भी कहते हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो द्विबीजपत्री डाइकोटिलिडन्स पौधे के मूल रूट ईयर्स में बीमारी का कारण बनता है, जिससे जड़ प्रसार रूट प्रोलिफरेशन रोग होता है। यह हेयरी रूट रोग, जिसे रूट मैट रोग भी कहा जाता है, के लिए जिम्मेदार रोगजनक है। यह पौधों में अत्यधिक और असामान्य जड़ों के विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, तो इजी था ये तो आपका। जब आपने इसका विस्तृत व्याख्या देख ली है तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दैट कॉजेज डिसीज इन द रूट ईयर्स ऑफ डाइकोटिलिडन्स प्लांट। कहाँ डाइकोटिलिडन्स? अगला प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, कहाँ होता है? ठीक है, कॉजिंग रूट प्रोलिफरेशन diseases. Agrobacterium rhizogenes is the etiological agent for hairy root disease, also known as root mat diseases. ठीक है, तो ये सारी डिसीज भी आपको आनी चाहिए। ये देखिए, आप इमेज भी देख सकते हैं, आपके लिए इमेज की व्यवस्था भी है, तो कैसे आपका रूट प्रोलिफरेशन हो जाता है। आगे की ओर है प्रश्न संख्या 13, ग्राम स्टेनिंग के लिए प्रयुक्त अभिरंजक। स्टेन यूज्ड फॉर ग्राम स्टेनिंग इज एनिलिन ब्लू, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट या फिर ट्रिपन ब्लू। क्या लिया जाता है? तो इसके लिए लिया जाता है आपका क्रिस्टल वायलेट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या लिया जाता है? क्रिस्टल वायलेट। ग्राम स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अभिरंजक स्टेन क्रिस्टल वायलेट है। वायलेट स्टेनिंग एक सामान्य तकनीक है जिसका उपयोग बैक्टीरिया के दो बड़े समूहों को उनके कोशिका भित्ति घटकों के आधार पर विभाजित करने के लिए किया जाता है। ग्राम स्टेनिंग की प्रक्रिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव समूहों के बीच लाल या बैंगनी रंग के आधार पर अंतर करती है। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, इतना डिटेल मत पढ़ो, बस इतना याद रखो कि ग्राम स्टेनिंग के लिए प्रयुक्त अभिरंजक क्या है? क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, the stain used for gram staining is crystal violet. Violet staining is a common technique used to divide two large groups of bacteria based on their cell wall components. ठीक है, इसका उपयोग क्यों करते हैं फिर इस स्टेनिंग का? बैक्टीरिया के दो बड़े समूहों को उनकी कोशिका भित्ति के घटकों के आधार पर अलग अलग करने के लिए। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा कि दो बैक्टीरिया के जो बड़े समूह हैं उनकी कोशिका भित्ति है, यानी आपकी उनकी क्या है? सेल वॉल है, उनको उनके घटकों के अलग अलग करके उनको क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ग्राम स्टेनिंग डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ग्रुप्स बाय रेड और पर्पल कलर। अगला प्रश्न है, आपको मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 14, यह है आपका प्रश्न, ज्यादा दूर तो नहीं हो रहा। ठीक है, निम्नलिखित जोड़ियों का मिलान कीजिए। अब आपका N2 है स्थिरीकरण, आगे है नाइट्रोसोमानस और नाइट्रोबैक्टर, फिर है नाइट्रीकरण थायोबेसिलस या स्यूडोमोनास,
फिर आपका विनाइट्रीकरण, एजोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपको कोड भी दिए गए हैं, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का वन, ऐसे करके, ठीक है। आपको बताना है नीचे पे आपका मैच द फॉलोइंग करके, इंग्लिश में भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यानी आपका जो ए है, ए क्या है? N2 फिक्सेशन, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है आपका एजोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियस, यानी ए का थर्ड। उसके बाद है बी का फर्स्ट, नाइट्रिफिकेशन हो गया आपका नाइट्रोसोमास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। और आपका डी नाइट्रिफिकेशन क्या हो गया? थायोबेसिलस और स्यूडोमोनास, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। स्थिरीकरण, जो आपका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है एजोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम द्वारा होता है। नाइट्रीकरण आपका नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर द्वारा। विनाइट्रीकरण आपका थायोबेसिलस और स्यूडोमोनास द्वारा, ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 15। फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है? फूड पॉइजनिंग किसके कारण होती है? ऑप्शन है बैसिलस मैखाथेरियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनस, एस्चेरिचिया कोलाई या साल्मोना टाइफी। किसके द्वारा होती है? अभी पढ़ा था हमने जी, बिल्कुल, किसके द्वारा? क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम। फूड पॉइजनिंग क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होती है। इस बीमारी को बोटुलिज्म रोग के रूप में जाना जाता है। जीभ की सूजन, दोहरी दृष्टि, श्वसन पक्षाघात इस बीमारी के मुख्य लक्षण है। यह एक जड़ के आकार का रॉड शेप्ड ग्राम पॉजिटिव अवायवीय अनएरोबिक एंडोस्पर्म बनाने वाला बैक्टीरिया है। फूड पॉइजनिंग इज अ कॉज बाय क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। दिस डिसीज इज नोन एज बोटुलिज्म डिसीज। स्वेलिंग ऑफ टंग, डबल विजन एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस आर मेन सिम्टम्स। देखिए इसके लक्षण भी दिए गए हैं, कभी कभी पूछ सकता है तो आप याद कीजिएगा। It is a rod-shaped gram-positive anaerobic endosperm forming bacteria। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है? अभी पढ़ा है, बताइए कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास एजोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरियम? एजोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास या राइजोबियम या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर एजेटोबैक्टर एक मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण N2 फिक्सेसिंग करने वाला जीवाणु है। अन्य उदाहरण जो आपके हैं क्लॉस्ट्रीडियम, एनाबिना, नॉस्टॉक है इसके, ठीक है, किसके? नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है, जिसका उपयोग पौधों द्वारा किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है फिर आपको पता चल गया। वायुमंडल में जो भी नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में जो बदलता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहेंगे। Azobacter is a free living N2 fixing bacteria. Other example are Clostridium, Anabaena or Nostoc. The process by which atmospheric nitrogen is converted into nitrates that can be utilized by the plants is termed nitrogen fixation. The free living non-symbiotic bacteria include the cyanobacteria, Anabaena and Nostoc and genera such as Azotobacter. Basianic and Clostridium rhizobium is a mutualistic symbiotic bacteria associated with leguminous plants। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। राइजोबियम क्या है? एक सहजीवी जीवाणु है और जो फलीदार पौधों से ही क्या होता है? जुड़ा होता है, यानी लेग्यूमिनस पौधों से जुड़ा होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मुक्त जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला जीवाणु है? ये तो अभी हमने किया है, सेम टू सेम रिपीट हो गया है। इसका डिटेल एक और बार देख लेते हैं। एजेटोबैक्टर जो है आपका एक मुक्तजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। एजेटोबैक्टर हेट्रोट्रोपिक परपोसी और एरोबिक वायवीय बैक्टीरिया है और उनका मुख्य गुण गैर सहजीवी नॉन सिम्बायोटिकली रूप से नाइट्रोजन को स्थिर करने की क्षमता है। इनका जीनोमिक कंटेंट जीसी 63 to 67.5% होता है और ये मिट्टी, पानी और तलछट में वितरित होते हैं।
ठीक है। एजिटोबैक्टर इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एजिटोबैक्टर आर हेट्रोडोपिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया एंड देयर मेन प्रॉपर्टी इज द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन नॉन सिम्बायोटिकली, ठीक है, with a genomic content of GC of 63 to 67.5% and distributed in soils, water and sediments। अगला प्रश्न है आपका, एक मुक्त जीवी जीवाणु जो नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम है वह कौन है? कौन है? ऑप्शन है आपके राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम या स्ट्रेप्टोकोकस। कौन है बताइए? तो इसका करेक्ट आंसर आपके दो हैं, ठीक है, बी और सी। बी और सी। तो यहाँ पे आपका ए बी बी सी ऐसे करके पूछता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आपका ए बी और सी दोनों है। एक मुक्त जीवी जीवाणु जो नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम है वो आपका एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम दोनों है। स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम जीवाणु एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियस है। राइजोबियम फलीदार पौधों के साथ सहजीवन सिम्बायोसिस में रहता है। एजिटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम गैर सहजीवी नॉन सिम्बायोटिक मुक्त रहने वाले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। चूंकि दोनों विकल्प सही है, लेकिन आपकी जो ऑफिशियल कुंजी है, जो ऑप्शनल आंसर की है, ये आपका राजस्थान बोर्ड का पेपर है लगभग, शायद हाँ 2019 का है, कब का पेपर है, ठीक है। तो वहां से आपका ये पेपर लिया गया, तो उसने एजिटोबैक्टर को सही माना है। किसको? एजिटोबैक्टर को। आप एजिटोबैक्टर भी याद कर सकते हैं या दोनों भी याद कर सकते हैं, ठीक है। द बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन इंडिपेंडेंटली आर एजिटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम, राइजोबियम, लेग्यूमिनोसोरम lives in symbiosis with plants of Leguminosae family. Azotobacter and Clostridium are non-symbiotic, free-living nitrogen fixing bacteria. Both Azotobacter and Clostridium are free-living nitrogen fixing bacteria, ठीक है। उसके बाद ये आप ऑफिशियल आंसर की वाला तो आपको पता ही है कि एजिटोबैक्टर को सही कहा गया है, ठीक है। आगे आपका प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त जीवी अवायवीय अनएरोबिक जीवाणु नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री लिविंग अनएरोबिक बैक्टीरियम केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन? क्या होगा फिर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लॉस्ट्रीडियम। क्या? क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम एक मुक्त जीवी अवायवीय बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को स्थिर करने में सक्षम है। अवायवीय जीव वे होते हैं जिन्हें विकास के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? ऑक्सीजन की, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम प्रजातियां किण्वनशील, फर्मेंटेटिव, ग्राम पॉजिटिव अवायवीय जीवाणु स्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया है जो फार्मास्यूटिकल्स फाइलम से संबंधित है। यह पहला मान्यता प्राप्त मुक्तजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम इज अ फ्री लिविंग अनएरोबिक बैक्टीरिया विच आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। An anaerobic organism is only organism that does not need oxygen for development. Clostridium species are fermentative gram-positive anaerobic spore-forming bacteria belonging to the Firmicutes phylum. It is the first recognized free-living nitrogen-fixing bacteria. ये भी important point है लास्ट वाला। क्या? यह पहला मान्यता प्राप्त मुक्त जीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कौन? क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है आपका, मुक्त जीवी अवायवीय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है? कौन है फिर? अभी पढ़ा हमने जी, बिल्कुल। कौन है? क्लॉस्ट्रीडियम। कौन है? क्लॉस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम जैसे क्लॉस्ट्रीडियम पैस्चुरेनियम एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इनकी खोज रूसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट सर्गेई विनोग्रेड्स्की ने 1890 में की थी। यह हवा से मुक्त नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला पहला खोजा गया मुक्त जीवी सूक्ष्म जीव था। इंपोर्टेंट पॉइंट, इंपोर्टेंट लिखिए, इसको नोट कीजिए। यह हवा से मुक्त नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला पहला खोजा गया मुक्त जीवी सूक्ष्म जीवी था, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम पैस्चुरेनियम is a bacterium of gram positive. They were discovered by Russian microbiologist Sergei
Vygotsky in 1890. It was the first free living microorganism discovered that could fix free nitrogen from the air. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आप बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइए। ठीक है, और चैनल में बने रहिए, इसमें आगे भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की ऐसी सीरीज आते रहेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।